हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का केवीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने वाला हूं। मैंने पिछले क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का पूरा चीज कंप्लीट कर चुका हूं, तो आज मैं आपके लिए हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस हिंदी में बोले तो हो जाएगा आपको ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी। इस चैप्टर को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन हिंदी में इसको कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन 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 कोण। पहले इसको समझते हैं कि उन्नयन कोण होता क्या है। ऊंचाई और दूरी को समझने के लिए हमको यह समझना होगा कि उन्नयन कोण क्या होता है। देखिए, ये कोई वस्तु है, मतलब किस हाइट को होगा कुछ, इसका एच माने थे, इसका हाइट है। और आप यहाँ पर खड़े हैं, आप यहाँ पर खड़े हैं, सपोज ए बी यहाँ पर कोई खड़ा है, इसका आई यहाँ पर है, आई यहाँ है। तो यहाँ से आप जो देखते हैं, सपोज यहाँ पर कोई है, इस पर लगा हुआ कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। सपोज आप यहाँ से इसको देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ आप खड़ा है, आप यहाँ से इस जो ये पोल है, इसके आप क्या, इसके शिखर को आप देख रहे हैं। तो शिखर को आप ये देखते हैं, और यदि आप इधर भी देखिएगा, यहाँ पर देखिए मिलाते हैं यहाँ पर, तो आपके आंख पर जो ये कोण बनेगा, इसको ही कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन हिंदी में क्या कहेंगे इसको, उन्नयन कोण। उन्नयन उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। देखिए यहाँ पर ये कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर आप खड़े हैं, तो आपके आंख पर, मतलब आप यदि ऊपर देख रहे हैं तो आपके आंख पर एक कोण बनेगा। ये यहाँ से लंब डालने पर और ऊपर देखने पर जो कोण बनेगा उसी को कहेंगे हम क्या, उन्नयन कोण। एक होता है अवनमन कोण, एंगल ऑफ क्या, एक होता है अवनमन कोण। अवनमन कोण इसको अंग्रेजी में कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। अवनमन कोण। अवनमन कोण। अवनमन कोण देखिए यहाँ पर ये टावर है, सपोज ये क्या है, टावर है, टावर, और यहाँ पर आप खड़े हो गए, यहाँ पर आपका ये आई है, क्या है ये आपका आई है, और ये एक सड़क है, ये क्या है, सड़क है। आप टावर पे चढ़ गए हैं और यहाँ पर सड़क पे यहाँ पर एक कार जा रही है, कार, सपोज ये क्या है, कार है, क्या है ये कार। इस कार को आप यहाँ से देख रहे हैं, सपोज यहाँ आप इसको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। जो आप टावर पर चढ़ के जो ये कार को देख रहे हैं, तो आपके सीधे पर जो परपेंडिकुलर लाइन है और इस टावर को देखने मिलाने वाली जो लाइन है, इसके बीच में कौन बन रहा है, देखिए यहाँ बन रहा है ना, इसी कोण को आप कहते हैं अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो शॉर्ट भाषा में समझिए, यदि आप ऊपर देख रहे हैं, सपोज ऊपर हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर जो लाइन है और यहाँ पर जो ऊपर देख रहे हैं आप, यदि इमेजिनरी लाइन को मिलाएंगे तो यहाँ पर जो एक एंगल फॉर्म हो रहा है उसी को कहेंगे आप क्या, उन्नयन कोण। और यदि ऊपर से हम नीचे देख रहे हैं, सपोज यहाँ पर कुछ है, उसको हम देख रहे हैं यदि, तो यहाँ से ये इमेजिनरी लाइन और यहाँ से ये बड़ा इमेजिनरी लाइन, इसके बीच में एक कोण बन रहा है, इसी कोण को हम क्या क्या कहेंगे, अवनमन कोण। इसको उसमें दिया रहेगा कि अवनमन कोण इतना है और उन्नयन कोण इतना है, तो आप समझ जाइएगा, आप क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए
यहाँ पे देखिए कुछ सा समझिए, यदि ये दो कोई रेखा है, इसको यदि कोई तीसरी तिर्यक रेखा काटती है तो इसका तिर्यक एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। एकांतर कोण क्या होता है, यदि ये 60 है तो ये भी 60, यदि ये 60 है ये तो कितना हो जाएगा 120। क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई भी लाइन पर कोई भी किरण आती है, इसके आसपास बने कोण का योगफल कितना होता है 180। यदि ये 60 है, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 60 तो 120। तो यदि कोई दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटी है तो एकांतर कोण क्या होती है, बराबर होती है। यदि ये 120 है तो आपका ये भी कितना हो जाएगा 120। ये तो आप समझते होंगे। चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न है, एक उदग्र मीनार की ऊंचाई, एक उदग्र मीनार की ऊंचाई, एक उदग्र मीनार की ऊंचाई 2√3 मीटर है तथा 2√3 मीटर है तथा उसके छाया की लंबाई 2 मीटर है तथा उसके छाया की लंबाई 2 मीटर है, 2 मीटर है मिलेगा। कहता है एक उदग्र मीनार मीन्स क्या हुआ कि उदग्र मीनार मीन्स हुआ कि सीधा मीनार मीन्स टावर, जो आपके गांव में लगा होगा, शहर से में लगा रहता है टावर। अब तो बहुत जगह टावर होने लगा है, तो टावर आप समझते होंगे, उसी को कहते हैं मीनार। तो एक मीनार की ऊंचाई 18 मीटर है। तो लीजिए अब मैंने यहाँ पर मीनार बना देते हैं। देखिए ये मीनार है और यहाँ पर क्या है, जमीन है। ये क्या, ये मीनार है। इसकी ऊंचाई कितना दिया है 2√3 मीटर। कितना दे दिया 2√3 मीटर तथा उसके छाया की लंबाई, इसकी छाया इधर बन रहा होगा। सपोज सूरज यहाँ है, सूरज कहाँ है, यहाँ है, तो इसकी छाया यहाँ पर बन रहा होगा। यहाँ पर सपोज यहाँ से यहाँ तो क्या बन गया, छाया बन गया। इसको कुछ नाम दे दें, इसका नाम ए बी। यहाँ तुम सपोज कीजिए ये सी तक जिसका छाया बन रहा है। कहता है छाया की लंबाई 2 मीटर है। कितना है 2 मीटर है। तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण देखिए, यहाँ से मिला दिए, यहाँ से मिली जहाँ से छाया है, इसका पूछता है उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण कौन होगा, देखिए यदि सूरज यहाँ है तो सूरज का उन्नयन कोण कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सूरज का उन्नयन कोण। यदि यहाँ से सूरज से क्या कहते हैं उसको, रेज निकलेगी तो यहाँ पे इसका ऑटोमेटिक बनेगा कोण। तो यहाँ जो बना थीटा, यही थीटा को पूछ रहा है। यदि ये थीटा है तो ये भी हो जाएगा आपको थीटा। देखिए यहाँ पर यदि आपको आधार और आधार और लंब दे दे, आधार और लंब, तो इस स्थिति में आप tan थीटा का यूज करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं, यदि आपको दे दे आधार यानी बेस और इसको क्या कहेंगे लंब दे दे, तो आप tan थीटा का प्रयोग करेंगे। यदि आपको आधार और कर्ण दे दे, आधार और कर्ण, तो आप cos थीटा का प्रयोग करेंगे। यदि आपको लंब और कर्ण दे दे तो आप sin थीटा का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या मालूम है, लंब और आधार, तो आप यूज करेंगे यहाँ पर क्या, tan थीटा बराबर P/B। तो आपको tan थीटा P का वैल्यू कितना है 2√3 बटा ये 2 से 2 कैंसल, तो हो गया ये tan थीटा इक्वल टू tan कितना का मान ये बचा कितना √3। तो √3 को हम लिख सकते हैं tan 60। तो tan कैंसल, तो बच गया आपको थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। कितना थीटा इक्वल टू 60। तो इसको आप मान सकते हैं यहाँ पर, एकदम ऐसे नहीं बनाइएगा, यहाँ पर मानिएगा सॉल्व। माना ए बी ऊंचाई की एक मीनार है और उसकी छाया की लंबाई कितना है, ये BC है और हमें थीटा ज्ञात करनी है। इतना चीजें लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर में ये आएगा, तो बना दीजिएगा। यदि आपको 3 एंगल दे दे, 2 एंगल, यहाँ पर एक एंगल का यहाँ दिया देखा पूछा एक एंगल
आपको 2 एंगल देगा, 5 नंबर में पूछेगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए पहले। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आप यदि बनाइएगा तो इससे 5 नंबर आपके एग्जाम में तय है अभी करेगा। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। कहता है आंधी आने से, समझिए आंधी आने से पेड़ टूट जाता है। सपोज कीजिए ये एक पेड़ है, क्या है ये पेड़ है, यहाँ पर पेड़ है। कहता है आंधी आने से ये टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। सपोज कीजिए यहाँ से टूट गया, ये यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, और कहता है टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ता है। यहाँ यदि टूटेगा तो ये इधर चला जाएगा, ये चला जाएगा इधर। तो देखिए यहाँ पर बना दिए नहीं। कहता है एक पेड़, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, शिखर मीन्स क्या होता है, उसका ऊपर वाला भाग। यहाँ पर पेड़ था, इसका ये शिखर हो गया, ऊपर वाला भाग। पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। देखिए यहाँ पर जमीन को छूने लगा ना, ये जमीन है। सपोज ए बी, यहाँ टूटा हुआ सी, ये डी है, डी, तो डी भी क्या है, जमीन है, जमीन को छू जाता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। इसके साथ कितना का 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के यहाँ पेड़ है, पाद बिंदु मतलब उसके जड़ का दूरी कितना है, देखिए दूरी जहां पर पेड़ का शिखर छूता है से 8 मीटर है। यह है आपको 8 मीटर है, कितना है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई क्या थी, यही पूछ रहा है, पेड़ की ऊंचाई कितना, ऊंचाई सपोज कीजिए h है, नहीं तो देखिए ए बी आपको हो गया पेड़ की ऊंचाई। यदि हमको ए बी निकालना है तो ए बी निकालने के लिए हमको बी सी और ए सी निकालना पड़ेगा, क्योंकि यही ना टूटा हुआ भाग है। और डी ये क्या है, डी सी और ए सी बराबर होगा, क्योंकि इसी का टूटा हुआ भाग इसे लटक गया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए सी बराबर में डी सी। और हमको ए बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी सी निकालना पड़ेगा और ए सी, तब दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिए ट्रायंगल हम लिखते हैं यहाँ पर, आप माना कर लीजिएगा। यहाँ पर माना कि ए बी क्या है, पेड़ की ऊंचाई है और इसका टूटा हुआ भाग सी डी है। ये तो आप कर ही सकते हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे लगाइए, आधार दे दिया, हमको निकालना है लंब। तो आधार लंब में क्या संबंध, आधार लंब में होता है tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। तो tan थीटा का वैल्यू कितना दे दिया 30 बटा परपेंडिकुलर का वैल्यू ये BC हो गया, आपको कितना हो गया BC। इसको लिख देगा AB, AB नहीं, जहां से ये टूटा है वही होगा आपको लंब। तो BC हो गया आपको लंब और ये होगा आपको DB हो गया आधार। तो BC अपॉन DB, tan 30 का वैल्यू 1/√3 बराबर BC का वैल्यू कितना है, BC का वैल्यू नहीं दिया है, तो BC अपॉन BD का वैल्यू 8 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो आपको हो जाएगा BC बराबर 8/√3, √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा आपको, छोड़ दीजिए 8 अपॉन कितना हो गया √3, तो इसमें ले दीजिए 8/√3। चलिए अब तो हमको BC का मान निकलेगा, आपको निकालना, अब हमको निकालना है AC का वैल्यू। AC को निकालने के लिए यदि हम ऐसा कर रहे हैं कि हम DC का वैल्यू निकाल लेते हैं, DC यानी कि कर्ण की लंबाई। त्रिभुज में देखिए DBC में यदि हम DC का वैल्यू निकालें तो DC AC के बराबर है, तो दोनों निकाल के जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। तो DC कैसे निकलिएगा, देखिए दोनों मालूम है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, या तो दूसरा भी तरीका है, पाइथागोरस थ्योरम निकालते हैं। तो DC बराबर क्या हो जाएगा, √8 का स्क्वायर प्लस 8/√3 का स्क्वायर। तो 8 कितना हो गया 64 प्लस 64 बटा ये √3 का स्क्वायर 3। तो इसको गुणा कीजिए 94 प्लस में 64 बटा में 3, इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, ये 6 9 6 25 होएगा आपको अपॉन में 3। इसको 256 का हो गया 16 अपॉन √3। तो आपको DC का मान कितना हो गया, DC बराबर में AC, तो हम इसको यहाँ AC लिख देते हैं। तो BC का मान 8/√3 और AC का वैल्यू 16/√3। BC का मान निकल गया और AC का भी मान निकल गया, तो अब AB का ऑटोमेटिक मान निकल जाएगा, दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे।
तो ए बी बराबर हो जाएगा आपको ए बी बराबर ए सी प्लस में बी सी, ए सी प्लस में बी सी। तो ए सी का वैल्यू कितना है यहाँ से 16/√3 प्लस बी सी का वैल्यू बी सी यहाँ पर है 8/√3। इसको यदि जोड़िएगा आप लोग तब तो हो जाएगा 24/√3। √3 से ऊपर जो मल्टीप्लाई कीजिए बराबर हो जाएगा आपको तो सॉल्व करके 8√3 मीटर। 8 कितना हो जाएगा 3 मीटर। 24/√3 बटा √3 कितना हो गया 8√3 मीटर हो गया। आपको यही आंसर हो गया। तो अतः आप लिखिए यहाँ पर अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर। तो इसको पोज करके आप लिख लीजिए। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। तो देखिए क्या कहता है जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर, जमीन से कितना पर, ये आपका हो गया जमीन, कितना हो गया आपका ये जमीन हो गया। जमीन से कहता है 60 मीटर ऊंचाई पर, कितना मीटर 60 मीटर ऊंचाई, ये हो गया आपको जमीन, ये हो गया 60 मीटर ऊंचाई पर। आइए देखिए क्या कहता है 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। सपोज कीजिए यह है 60 मीटर, यहाँ पर एक पतंग उड़ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है एक पतंग उड़ रहा है। कहता है पतंग के से जुड़े डोरी को जमीन पर अस्थायी रूप से एक बिंदु से बांध दिया जाता है। ये जो इसमें डोरी लगा हुआ है इसको जमीन के बिंदु से, सपोज कि ये बिंदु यहाँ है, यहाँ से लगा कर क्या करता है बांध देता है। तो लीजिए बांध दिए कि हम भी बांधिए, इसमें जो कहता है इसको करते चाहिए आप, अस्थायी रूप से बांध दिया जाता है। तो डोरी का ये जो झुकाव है जमीन से 60 डिग्री है। जमीन ये जो झुकाव है जमीन से कितना है 60 डिग्री। देखिए आप क्वेश्चन में है कितना है 60 डिग्री। तो ये झुकाव जो है आपको ये है तो 60 डिग्री है। और डोरी की लंबाई ज्ञात करें। डोरी की लंबाई मतलब ये पूछ रहा है, यही ना डोरी की लंबाई, यहाँ पर पता है ये है डोरी की लंबाई, ये है आपको क्षेत्रीय तल और ये आपको ऊंचाई। तो नाम दीजिए यहाँ पर ए बी सी। तो क्वेश्चन यही कहता है कि 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से जुड़ी डोरी को जमीन पर अस्थायी रूप से बांध दिया गया, जमीन से अस्थायी रूप से बांध दिया गया। और डोरी का झुकाव जमीन से 60 डिग्री है। झुकाव कितना दे दिए 60 डिग्री दे दिए। डोरी की लंबाई ज्ञात करें, यानी कि ऐसी मांग रहा है। तो मान लीजिए कि डोरी में ढील नहीं है और √3 बराबर कितना कहता है लेने के लिए 1.73 जो इतना कहता है लेने के लिए। ठीक है जी, इस निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है। देखिए आप इसमें माना कीजिए, माना कि ए बी ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है और इसकी डोरी की लंबाई ऐसी है। आप ऐसा कर सकते हैं, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं। इतना दे दिया तो निकालना है हमको कर्ण, दे दिया है लंब, तो कौन सा लगेगा कर्ण में कौन सा संबंध साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू P/H। तो साइन थीटा का वैल्यू 60 डिग्री बराबर P का वैल्यू कितना है 60 बटा H का वैल्यू AC तो होगा आपको AC। तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 बराबर 60 बटा AC क्रॉस मल्टीप्लाई। तो AC इंटू √3 बराबर में 120। तो AC बराबर 120 बटा √3 ये हो गया बटा √3। तो क्रॉस इसको परिमेयकरण कर दीजिए रैशनलाइजेशन। तो आपको कितना हो जाएगा 120 √3 अपॉन ये 3 इसको कटाइए हो जाएगा 40 बराबर में 40 इंटू √3 का मान कितना है 1.732। तो गुणा कीजिए इतना मीटर हो जाएगा आपको क्या आंसर। इसको गुणा कर लीजिए इतना हो जाएगा। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए गुणा में का करेक्शन है। 4 गुणा कितना हो गया 8, 4 दिया 12, बाकी बचा 1, 7 28 29, बाकी 2, 4 8 4 का 4 2 6 0 आ जाएगा। तो 3 के बाद दशमलव तो 69.9 मीटर। तो इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपका, सीरियल नंबर 3। तो आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। तो क्वेश्चन क्या कहता
कहता है 20 मीटर ऊंचे मीनार, कितना मीटर है, 20 मीटर ऊंचे मीनार पर एक ध्वजदंड है। जमीन पर एक बिंदु पर ध्वजदंड के पाद एवं शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो ध्वजदंड की ऊंचाई ज्ञात करें। तो कितना मीटर ऊंचा है, 20 मीटर ऊंचा, कितना दे दिया है, 20 मीटर ऊंचा मीनार पर एक ध्वजदंड है ना। देखिए ये मीनार पे एक ध्वजदंड है, ये सपोज कीजिए एक मीनार है, मीनार ये क्षैतिज तल है, इस पर है आपको एक ध्वजदंड है, यहाँ पर यहाँ से आपको एक ध्वजदंड है इस पर, इसका ऊंचाई कितना दे दिया है, 20 मीटर ऊंचे मीनार पर, 20 मीटर ऊंचे, इसका ऊंचाई कितना दे दिया है, 20 मीटर, 20 मीटर ऊंचे मीनार पर एक ध्वजदंड खड़ा है ना। तो ये हो गया आपको ए बी सी, ये है आपको ध्वजदंड। ध्वजदंड मतलब क्या होता है, एक कोई में लकीर लीजिए, उसमें झंडा टर्न लीजिए, वही हो गया आपका क्या, ध्वजदंड। मेरा आपको आप समझ में करते हैं जो टावर है आपके गाँव में, तो कहता है 20 मीटर ऊंचे मीनार पर ध्वजदंड लगा है, तो लगा दिए। जमीन पर एक बिंदु पर ध्वजदंड के पाद एवं शिखर, जमीन पर एक बिंदु है यहाँ पर, ध्वजदंड के पाद एवं शिखर जो कहता है उसको आप मिला दीजिए, मिला दिए। अब कहता है ध्वजदंड के पाद एवं, पाद में होता है आपका जड़ वाला, ध्वजदंड का जड़ यही हुआ, नहीं हुआ जड़ यहाँ, शिखर हो गया ऊपर वाला। शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, यह है 45 डिग्री, कितना है ये 45 डिग्री, और ये पूरा है आपको 60 डिग्री। कारण ये करता है कि इसको देता है 45 है, इसको देता है 60, ये आप मत कीजिएगा, पूरा है 60 और इतना है कितना 45। तो अब क्या कहता है, कहता है ध्वजदंड की ऊंचाई ज्ञात करें, किसका, ध्वजदंड की ऊंचाई, जो आप ए बी ध्वजदंड लगाए हैं इसका ऊंचाई पूछा है, तो इसका ऊंचाई आप कुछ भी सपोज कर लीजिए ए बी है, तो यहाँ पर आप डी दे दीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इस टाइप का जब क्वेश्चन आ जाए कि इसमें दो ट्रायंगल बन जाए, जब बनने लगे, तो आप कोनो एगो से किसी एक से चलिए, मतलब किसी एक से चलते, जैसे बी सी डी से चलते हैं, यहाँ पर कितना है 90 डिग्री है, बी सी डी से यदि हम चलते हैं और यहाँ लंब यदि हम आधार निकालेंगे tan थीटा लगाकर, तो ऑटोमेटिक ए सी डी में आधार मालूम, तो ये निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। चलिए ऐसा करते हैं, आप पहले मान लीजिएगा, माना कि ए बी ध्वजदंड की लंबाई है, बी सी मीनार की ऊंचाई है, डी बिंदु जिसका इधर उधर आप कर लीजिएगा। तो हम पहले चलते हैं इन ट्रायंगल बी डी सी से, किससे, बी डी सी से, छोटे वाले से, तो tan इक्वल टू पी अपॉन बी, tan थीटा का वैल्यू है 45 डिग्री बराबर पी का वैल्यू आपको 20 अपॉन डी सी, इसका 1 हो जाएगा 20 अपॉन डी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो डी सी का वैल्यू हो जाएगा आपको 20 मीटर, कितना हो गया डी सी का वैल्यू 20 मीटर, तो इसमें आप क्या दे दीजिएगा, हो जाएगा आपको 20 मीटर। तो ये हमको अब डीसी का पता चल गया, डीसी का वैल्यू पता लग गया कितना 20 मीटर। हमसे पूछ रहा है कि ये भी कितना होगा। देखिए यदि हम एसी का मान पता कर लें, एसी मीन्स लंब हो जाएगा इसका, ट्रायंगल ए डी सी का यदि एसी का मान हम पता कर लें और उसमें से बीसी घटा देंगे तो ये भी नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। बड़का में से यदि हम एतों घटा देंगे तो ये भी बच जाएगा। तो हम ये वाला निकालेंगे कैसे, देखिए ट्रायंगल ए डी सी से यदि हम tan थीटा लगाएंगे, देखिए यहाँ पर लिखते हैं ट्रायंगल ए डी सी से, ट्रायंगल ए डी सी से कितना tan ए डी सी में एंगल कितना है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री बराबर में AC अपॉन DC, AC अपॉन DC। तो AC का वैल्यू आपको हो जाएगा √3 अपॉन AC का वैल्यू, AC रहने दीजिए AC, और DC का वैल्यू अभी तो निकालेंगे कितना 20, यहाँ पर भी लिख देंगे 20, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा आपको AC बराबर BC इंटू √3। तो हमको AC पता चल गया, देखिए ये बड़ा पता लग गया और ये भी हमको पता है 20 मीटर, तो ऑटोमेटिक ये निकल जाएगा। काम से तो क्या करेंगे मेहनत कर देंगे। तो आप यहाँ लिखिए AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर AC माइनस BC, AC माइनस BC, तो AC का वैल्यू अभी तो निकाले हैं √3 माइनस BC का वैल्यू है 20 मीटर। यहाँ से आप BC कॉमन लीजिए, BC कॉमन लीजिए तो हो जाएगा आपको 20 इंटू √3 माइनस में 1, और √3 का वैल्यू पुट कीजिए
20 इंटू 1.732 तो 20 गुने 0.732 तो हो जाएगा आपका 4 3 6 7 14 ये 0 3 के बाद दशमलव तो 14 मीटर आंसर। तो ध्वज दंड की लंबाई कितना हो गया 14.64। तो यहाँ आप लिखेंगे अतः ध्वज दंड की लंबाई या ऊंचाई जो दिया है आपको क्या दिया है ध्वज दंड की ऊंचाई दिया है ऊंचाई तो क्या लिखेंगे ऊंचाई ऊंचाई बराबर 14 मीटर आंसर कितना है ना। तो आप इसको लिख लीजिए। तो चलिए दोस्तों आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है एक हवाई जहाज 3000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता हुआ एक दूसरे हवाई जहाज के ऊपर से गुजरता है। कितना मीटर दे दिया है 3000 मीटर की ऊंचाई पर एक जहाज है 3000 मीटर की ऊंचाई पर एक जहाज यहाँ सपोज कीजिए यहाँ पर जहाज है 3000 मीटर ऊंचाई पर है 3000 मीटर ऊंचाई पर है। अब आगे क्या कहता है उड़ता हुआ एक दूसरे हवाई जहाज के ऊपर से जाता है एक जो हवाई जहाज है इसके ऊपर से जाता है एक हवाई जहाज यहाँ है एक हवाई जहाज ऊपर से जाता है। तो आगे देखिए गुजरता है ठीक उसी समय एक बिंदु पर दोनों हवाई जहाज का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री हो जाता है। एक बिंदु है जमीन पर होगा यहाँ पर इसी समय 30 डिग्री और कितना डिग्री है ये हो गया आपका यह पहला जहाज ए ये हो गया आपका बी ये दीजिए सी यहाँ पर दीजिए डी। एक बिंदु है यहाँ पर इसका उन्नयन कोण दिया है ना उन्नयन कोण दिया है आपको 60 डिग्री और 45 डिग्री 60 डिग्री और 45 डिग्री ये हो गया आपको 45 डिग्री हो गया 60 डिग्री। अब आगे देखिए क्या कहता है दोनों जहाजों के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब ए बी की बीच की दूरी निकालने के लिए कहा है ना ए बी की बीच की दूरी ये 3000 क्या चीज दिया है। तो एक हवाई जहाज 3000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता हुआ एक दूसरे जहाज के ऊपर से गुजरता है ना। तो यहाँ से यहाँ कितना दे दिया है 3000 कितना दे दिया है 3000 यहाँ से पूरा दे दिया है 3000 ये पूछता है और कुछ नहीं हमको दिया है। तो देखिए कैसे करते हैं पहले चलते हैं ट्रायंगल ए डी सी से ट्रायंगल ए डी से। तो यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी से छोटा वाला से तो tan 45 डिग्री बराबर थीटा का मान 45 हो जाएगा आपको AC बटा DC। तो AC का वैल्यू 1 AC अपॉन DC तो आपको हो जाएगा DC बराबर में AC कितना DC बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो DC बराबर कितना हो गया AC तो DC का फॉर्म लिख देते हैं AC। चलिए अब चलते हैं ट्रायंगल बी सी डी से ट्रायंगल बी नहीं लिखेंगे बी सी डी से चलते हैं। तो tan हो जाएगा आपको 60 डिग्री बराबर BC अपॉन DC। तो tan 60 का मान √60 बराबर BC का वैल्यू कितना लिखेंगे BC का वैल्यू आपको दे दिया कितना 3000 अपॉन DC का वैल्यू AC क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा AC का वैल्यू हो जाएगा आपको 3000 अपॉन √3 तो √3 से मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर नीचे तो हो जाएगा आपको 3000 √3 अपॉन 3 तो 3 से इसको काटिएगा तो 1000 बचेगा बराबर में 1000 √3 मीटर। तो AC का वैल्यू कितना आ गया हमसे पूछ रहा है AC यानी कि दोनों जहाजों के बीच की लंबवत दूरी मतलब ऊर्ध्वाधर दूरी मतलब दोनों जहाजों की सफर में समझिए तो बीच की दूरी पूछ रहा है। तो एक जहाज यहाँ है एक जहाज यहाँ है तो हमको AC का वैल्यू पता चल चुका है कितना है 3000 दिया ही है क्वेश्चन में और AC का वैल्यू हमको पता चल गया 1000 √3। यदि हम BC से AC यदि हम घटा देंगे तो क्या बचेगा ये भी नहीं बचेगा
कुछ नहीं किए, बीसी से एसी घटा दिए, ये बड़ा वाला जो है ना, इस बीसी से हम एसी घटा दिए हैं, तो बच जाएगा आपको ए बी। तो यदि हम लिखें यहाँ पर ए बी बराबर बीसी माइनस में एसी, बीसी माइनस में एसी, बीसी माइनस में एसी, तो बीसी का वैल्यू आपको पूरा दिया है कितना, ये 3000, बीसी का कितना दिया है 3000, ये होगा आपको 3000 माइनस एसी का वैल्यू तुरंत निकाले हैं 1000 इंटू में √3, यहाँ से आप कॉमन तो बन कीजिए, नहीं तो √3 का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं यहाँ पर 1.732 गुणा कीजिए 3000 माइनस ये आपको हो जाएगा 1732 पर 3 0 और यहाँ पर 3 के बाद दशमलव। तो यदि हम 3000 में से 1732 घटाएं तो कितना बचेगा, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ बचेगा 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, तो इतना मीटर आया आंसर। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, यहाँ पर करेक्शन कीजिए। तो 3 में से यदि यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा तो 1 नहीं बचेगा, 1268 मीटर करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्शन कर दीजिए। आई होप आप इसे लिख लिए होंगे। तो आज के क्लास में यहाँ तक हम लोग पहुंचे। आज हम कुछ बेसिक क्वेश्चन ही किए हैं, तो अगले क्लास में हम इसे टॉप लेवल का क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।